بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कैंटा पब्लिशर की CEO प्रोफेसर डॉक्टर शाज़िया नईम और मेरी सारी टीम की तरफ से आप सबको खुशामदीद कहता हूँ आज के इस सेशन में। आज के इस सेशन का जो मकसद है बिल्कुल सामने आपको नज़र आ रहा है और जो मकसद हमने आगे बयान करना है, हाउ टू मैनेज सिलेबस स्मार्टली एंड दिस इज़ द रीबर्थ ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान। हम बात करेंगे स्मार्ट सिलेबस पे नहीं, हम बात करेंगे कि इसी सिलेबस को जो हमें अवेलेबल है इसको हमने कैसे स्मार्टली मैनेज करना है ताकि पाकिस्तान में हम इस बात को इंश्योर कर सके कि हमारे बच्चे दुनिया के बच्चों से पीछे ना रहें। ये
जो सिलेबस बना हुआ है, जिसको आप किताब कहते हैं, अगर ये नेशनल करिकुलम पे बना हुआ है तो ये ऑलरेडी स्मार्ट है। क्योंकि करिकुलम जब बनाया जाता है तो करिकुलम में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं डाली जाती जो कि एक्स्ट्रा होती है। इसलिए इस सिलेबस को फर्दर स्मार्ट करना मेरे ख्याल में ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसको स्मार्टली मैनेज करना यही असल बात है जिसको हम रीबर्थ ऑफ एजुकेशन सिस्टम भी कहते हैं। मैं आपको स्क्रीन पे ले जाता हूं। ये सारी बातें अगर आप लोगों को याद हो तो इससे पहले भी राउंड अबाउट 27 जून को हमारा एक सेशन हुआ था जिसमें हमने इन सारी चीज़ों की डिटेल डिस्कशन की थी, और उस डिटेल में मैं दोबारा आपको थोड़ा सा आपकी याद ताज़ा करना चाह रहा हूं कि हम क्या कह रहे थे उस वक्त, और हमने आप लोगों को अपनी जो लॉन्चिंग सेरेमनी थी, जो आपके सामने मैं वो पुराना पिक्चर शो कर रहा हूं, उसमें हमने आप लोगों को मुख्तलिफ टूल्स दिए थे, और वो टूल्स क्या थे आज उस पे भी डिस्कशन होगी। ये सिर्फ आपकी याददाश्त के लिए, ताकि आपको पता हो कि हमने जो चीज़ें आज से 3 महीने पहले, 4 महीने पहले उस बातें आपको बताई थी, वो सारी चीज़ें आज आपके सामने आ रही हैं, और हम चाह रहे हैं कि अब फ्यूचर के बारे में हम बात करें, क्योंकि वो सारी चीज़ें हो रही हैं जो 3-4 महीने पहले हम कह चुके थे। आज के इस सेशन में मैं चाहूँगा कि मैं पोस्ट पेंडेमिक सिचुएशन में एजुकेशन का फ्यूचर क्या है, कैसे होगा, किस तरीके से हमने जाना है, क्योंकि मुझे पता है इस वक्त मेरे सारे दोस्त, प्रिंसिपल हजरात सर पकड़ के बैठे, टाइम कम है। बच्चे जो वापस आए हैं वो बच्चे जो ज़रखेज़ ज़मीन की तरह हमने भेजे थे, 5-6 महीनों में वो बंजर ज़मीन बन चुके हैं। क्या करें, कम टाइम में ये सारा कुछ कैसे मैनेज करें, हम इसके फ्यूचर पे बात करेंगे। जो नेक्स्ट हमारी चीज़ है सिलेबस, आप इस सिलेबस को ख़त्म करें। कैसे ख़त्म करें? आप सबको अंदाज़ा है कि हुकूमत ने कहीं पे कह दिया 4 सब्जेक्ट कर लो, कहीं पे कहते हैं SLOs दरमियान से मिस कर लो। ये बात मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये करिकुलम जो बन चुका है, इस करिकुलम में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको ओमिट किया जा सकता है, लेकिन तरीक़ेकार क्या होगा मैं इस पे बात करूंगा। कैंटब ने पिछले 5-6 महीनों में ऐसी क्या तैयारी की है कि वो अपने मिशन में कामयाब हो कि हमने इस कौम को सोच वाली कौम बनाना है। क्या हम पिछले 5-6 महीने में आराम फरमा रहे थे, या हमने कुछ ऐसा किया जिसकी बुनियाद पे आज हम आपको स्मार्ट मैनेजमेंट ऑफ सिलेबस बता सकें। एट द एंड मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि ये ना सोचे कि कहानी ख़त्म हो गई है, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। नहीं,
बहुत सारी चैलेंजेस अभी आनी हैं, हमने उसके लिए तैयारी करनी है। कैंटब वो चीज़ भी आपके सामने रखेगा कि इस सिचुएशन के लिए अभी हमने तैयार होना है। आप सारे मेरे दोस्त, प्रिंसिपल साहिबान, असातिज़ा साहिबान और अगर पेरेंट्स सुन रहे हैं तो मेरी ये इस्तदा है कि इसको तकरीर के तौर पे ना लें जो मैं कर रहा हूँ। हमारा मकसद है कि हमारे कौम के जो बच्चे हैं, इन बच्चों में कुछ गैप्स ना रह जाएं, ऐसे गैप्स जो कि रिपेयरेबल ही ना हो फ्यूचर में। और अगर हम टुगेदर, कैंटब और आप, अगर टुगेदर हम एक दूसरे को हेल्प करें, एक दूसरे का हाथ पकड़ें, तो मुझे उम्मीद है कि हमारे साथ जो रिलेटेड लोग हैं, जिनको हमने फैसिलिटेट करना है जितना हमारा बस चलता है, इट इज़ इर्रिस्पेक्टिव कोई कैंटब पढ़ा रहा है या नहीं, हमने जो भी रिसोर्सेज हैं सबको ओपन किया हुआ है। मैं आपको बताता चलूँगा आगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको गौर से सुने, टाइम दें, अपने कीमती टाइम में से इस मिशन के लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालें और ये मेरे बातों को अपने पास नोट कर लें। आल दो ये आपको बाद में भी यूट्यूब पे हमारे उस पे अवेलेबल होगा, कैंटब के यूट्यूब पे। अगर दोस्तों तक उसको पहुंचाना चाहते हैं ये मैसेज, तो इट विल बी रियली गुड। सबसे पहले हम आते हैं कि पोस्ट पेंडेमिक सिचुएशन में एजुकेशन का फ्यूचर क्या है। हम कैंटब पब्लिशर कैसे सोच रहे हैं, क्या आपके लिए प्लानिंग कर रहे हैं। तो हमारे सोच में बेसिकली ये क्वेश्चन मार्क है जो हर बंदे के दिमाग में होना चाहिए कि पोस्ट पेंडेमिक में हम एजुकेशन सेक्टर में अपने मुस्तकबिल को कैसे देख रहे हैं। दो चीज़ों पे हमने नज़र रखना है इस सिचुएशन को देखते हुए। एक तो एकेडमिकली हमने दुनिया से पीछे नहीं रहना, वी नीड टू बी एट पार विद द डेवलप्ड वर्ल्ड। ऑलरेडी हम 300-400 साल पीछे टेक्नोलॉजी में यूरोप से, अमेरिका से रह गए। अगर इस पेंडेमिक ने हमें फर्दर धकेला, जो कि मैं बार बार कह चुका हूँ, तो हम मेरे ख्याल में एज ए मुसलमान मुकाबला नहीं कर सकेंगे। ऑलरेडी आपके सामने क्या क्या मुसलमानों के साथ हो रहा है, कितना अंडर प्रेशर सारा कुछ हो रहा है। तो हमने अपने आप को एकेडमिकली स्ट्रांग करना है। ये एक पोस्ट पेंडेमिक हमारा फ्यूचर विजन होना चाहिए। और ये एकेडमिकली स्ट्रांग होना, ये इसके लिए डिलीवरी सिस्टम क्या होगा। जिस तरह मिसाइल का मकसद सिर्फ उसको फायर करना नहीं होता, वो वार हेड वहां तक पहुंचाना होता है। तो हमारे पास अपनी एकेडमिक अपलिफ्टिंग के लिए जो हमारा डिलीवरी सिस्टम है कि बच्चे तक हमारे पैगामात, मेरे असातिज़ा का पैगाम कैसे पहुंचेगा। क्योंकि बच्चा बाज़ औक़ात स्कूल में होगा, बाज़ औक़ात वो स्कूल में होगा ही नहीं, तो कैसे उस चीज़ से फ़ायदा उठाएगा जो हम उसको देना चाह रहे हैं। पहले आते हैं कि एकेडमिकली क्या मतलब है मेरा, कैंटब क्या कहना चाह रहा है। कैंटब ये कहना चाह रहा है कि जब फाइनल क्वेश्चन पेपर हो, आया वो किताब जो पढ़ी है उसके एक्सरसाइज को पकड़ के उससे क्वेश्चन पेपर बना लो और कहो बच्चे ने किताब बड़ी सीख ली है। किताब सीख ली है तो क्या ये बहुत बड़ा काम हो गया? इज इट? या जो ऑब्जेक्टिव था, जिसको हम क्या कहते हैं, एसएलओ कहते हैं, उस क्लास के लिए जो वो एसएलओ था, कौन सा एसएलओ? मेरी मशहूर एग्जाम्पल आपको याद है कि 5वीं में
हमारा ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स में है कि बच्चा इस काबिल हो जाए कि वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट कर सके। अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? बच्चा एरिया कैलकुलेट कर सके। ये ऐसे लॉ है, और किताब में जो 5-10 सवाल दिए हैं कि फलानी चीज का एरिया, फलानी चीज का एरिया, फलानी चीज का एरिया, वो किताब के वही सवाल अगर हम बच्चे से पूछ लें तो क्या मैं एकेडमिकली स्ट्रांग हो गया, क्या मैं दुनिया का मुकाबला कर सकता हूं? मैं अक्सर ये मिसाल देता हूं, एमएससी मैथमेटिक्स होता है और पटवारी को बुलाता है प्लाट का एरिया मालूम करने के लिए। हालांकि पटवारी सिर्फ 8वीं 10वीं, पहले तो 5वीं पास होते थे। तो ये सोचना कि किताब से हम पेपर बनाएं और हम दूसरे अक़वाम के साथ मुकाबला कर सकेंगे, नहीं, ये हो ही नहीं सकता। हम अक़वाम के साथ, दूसरी कौमों के साथ अगर मुकाबला करना चाहते हैं तो हमने उस कॉन्सेप्ट को सीखना होगा, उस एसएलओ को सीखना होगा, उस एसएलओ पे क्वेश्चन पेपर होगा, उस किताब से सवाल नहीं होगा। ये एकेडमिकली हमने करना है। क्यों? याद रखे, पहले तो मैं अकेले, कैंटब अकेले एज ए पब्लिशिंग हाउस चीख चीख के लोगों को कहता था। 2015 से आज के दिन तक हमारा एक ही नारा था कि करिकुलम एक होना चाहिए। और आप सबको पता है कि 2015 में जब हम लोगों के पास गए तो किसी को करिकुलम का पता नहीं था। हमने एसएलओ, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम, जिस तरह मैंने कहा, बच्चा इस काबिल हो जाए कि वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट कर सके या एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट कर सके, तो ये उसका एसएलओ होता है। अभी आप लोगों ने मेरे ख्याल में मीडिया में हर तरफ सुना होगा कि पाकिस्तान में एक सिंगल नेशनल करिकुलम आएगा, और वो सिंगल नेशनल करिकुलम वजीरिस्तान का बच्चा भी पढ़ेगा और बीकन हाउस का बच्चा भी। इसका मतलब ये नहीं है कि एक किताब पढ़ेगा, लेकिन बीकन हाउस का बच्चा भी 5वीं में एरिया ऑफ रेक्टेंगल पढ़ेगा और वजीरिस्तान का बच्चा भी एरिया ऑफ रेक्टेंगल पढ़ेगा। तो सारी किताबें इंशाअल्लाह आइंदा जो आएंगी, सारे पब्लिशर आप देखेंगे कि किताबें नेशनल करिकुलम पे होगी। मैं ये सारी बात जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आपको ये बताना चाहता हूं कि स्मार्ट सिलेबस बनाने से क्या क्या नुकसानात होंगे। अब ये जो नेशनल करिकुलम पे किताबें होती हैं, उसकी बेसिक खसूसियत होती है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लिंकेज। वर्टिकल का मतलब ये है कि साइंस 1 साइंस 2 के साथ कैसे लिंक है, साइंस 2 साइंस 3 के साथ कैसे लिंक है, एंड सो ऑन। हॉरिजॉन्टल लिंकेज का मतलब यह है कि मैथमेटिक्स में मैंने इक्वेशन बनाना सीखी, तो वो इक्वेशन मैंने साइंस में कैसे इस्तेमाल करनी है, ये होता है हॉरिजॉन्टल लिंकेज। तो जो भी करिकुलम बनता है उसका मकसद मैथमेटिक्स को अलहदा पढ़ना और साइंस को अलहदा पढ़ना नहीं होता। मैथमेटिक्स ने साइंस को सपोर्ट करना है। इस तरह ये सारे सब्जेक्ट आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करते जाते हैं, और इस तरह वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लिंकेजेस ज़रूरी है। मैंने सुना है कि मेरे ख्याल में केपी में हुकूमत ने 4 सब्जेक्ट की बात की, जाके सोशल स्टडी को छुड़वा दिया, इस्लामियात को छुड़वा दिया, कंप्यूटर को छुड़वा दिया। इट्स सरप्राइजिंग। सोशल स्टडी के वर्टिकल लिंकेजेस हैं। अगर चौथी वाला बच्चा चौथी में सोशल स्टडी नहीं पढ़ेगा, इसका मतलब वो मैप के कॉन्सेप्ट से, नक्शे के कॉन्सेप्ट से बिल्कुल उसको पता भी नहीं चलेगा। और यही बच्चा जब 5वीं में जाके मैप को ग्लोब में कन्वर्ट करेगा तो उसको मैप नहीं आता तो ग्लोब क्या आएगा। और यही बच्चा जब ग्लोब से आगे जाएगा और ग्लोब के रिवॉल्यूशन की बातें करेगा कि ज़मीन यूं रोटेट करती है और इससे दिन रात और सर्दी गर्मी बनती है, तो मुझे बताएं
ये बच्चा किस हालत में हो जाएगा। एक मैप ना समझने की वजह से उसको 5वीं में भी मसला होना है, उसको आगे छठी में भी होना है, उसको 7वीं में भी होना है। तो खुदारा ये सोच टोटली गलत है कि हम कहें कि एक सब्जेक्ट छोड़ दो या किसी सब्जेक्ट का कुछ हिस्सा छोड़ दो, क्योंकि हर सब्जेक्ट में ये करिकुलम जो बना होता है ये ब्लूम टेक्सानोमी के हायरार्की के मुताबिक बना होता है। ब्लूम टेक्सानोमी के हायरार्की का क्या मतलब है, जिस तरह ब्लूम टेक्सानोमी में नीचे में क्या होता है, रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन। अगर दूसरी क्लास में साइंस में कोई SLO है, सपोज लिविंग थिंग के अंडरस्टैंडिंग का, और वो 3rd में जाके एप्लीकेशन में कन्वर्ट होता है और वो SLO हमने वहां छोड़ दिया, तो ब्लूम टेक्सानोमी के नेक्स्ट लेवल पे हम उस बच्चे को एप्लीकेशन क्या करवाएंगे। हमारी ये रिक्वेस्ट है कि नेशनल करिकुलम पे किताबें जो होती हैं उनके दरमियान हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लिंकेजेस होती हैं और ये सारी जाल की तरह एक दूसरे के साथ पसी होती हैं और ये सारा कुछ ब्लूम टेक्सानोमी के बुनियाद पे कनेक्टिविटी इनकी होती है। अगर हमने इस कौम को एकेडमिकली स्ट्रांग करना है तो हमने अपनी टीचिंग किस तरफ ले जानी है, SLO बेस्ड टीचिंग, SLO बेस्ड असेसमेंट, अपने मंथली टेस्ट, होम एग्जामिनेशन, हमारा सारा कुछ इनसाइड ए क्लासरूम एंड इन द एग्जामिनेशन सिस्टम, इन बोथ केसेस ये क्या होना चाहिए, SLO बेस्ड होना चाहिए। और मैंने थोड़ा सा समझा दिया आपको SLO बेस्ड, कि SLO बेस्ड का मतलब है कि SLO क्या था। SLO ये था कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल उसको आए, कोई पार्टिकुलर सवाल की बात नहीं है। मैं जो कैंटॉप का मौजूदा पर्पस है, जिसके लिए कैंटॉप बनाई गई है, उसमें मेनली आपने सोचना है कि हमारा बेसिक जो सिस्टम है, जो इस वक्त हमें क्या बना के देता है। गवर्नमेंट स्कूल में अगर इस तरह के तोते बनते हैं तो प्राइवेट स्कूल में इस तरह के तोते बनते हैं। हम जहां पे भी आपके पास गए, हमने आपसे रिक्वेस्ट की कि अगर हम SLO बेस्ड टीचिंग पे जाएंगे तो हम इन पैरेट से क्या बनाने में कामयाब हो जाएंगे, लिटिल स्कॉलर। ये वो स्कॉलर है कि अगर ये कमरे के अंदर फंसा तो और सामने बहुत बड़ा वजन दरवाजे के सामने पड़ा हुआ है और इस बच्चे को लीवर का इस्तेमाल आता है, तो ये बच्चा क्या कर लेगा। ये बच्चा तोते की तरह पड़पड़ाते हुए वहां रोएगा नहीं, बल्कि कोई डंडा उठा के उस दरवाजे के सामने से पत्थर हटा देगा। ये है एकेडमिकली स्ट्रांग होना, ये है पोस्ट पैंडेमिक सिचुएशन में हाउ टू गेट स्ट्रांगली एकेडमिकली। और ये सारा कुछ कब होगा, जिस तरह इस हुकूमत ने भी कह दिया सिंगल करिकुलम होगा, हर बंदा किताब करिकुलम पे बनाएगा, आगे इम्तिहानात क्या होंगे, SLO बेस्ड होंगे। इस तरीके से जब हम SLO बेस्ड इम्तिहानात और टीचिंग करेंगे तो इंशाअल्लाह हम दुनिया के तरक्की याफ्ता कौमों के साथ मुकाबला करने में कामयाब हो जाएंगे। और जो क्रेमिंग का इम्पैक्ट है, क्रेमिंग में जो बार बार मैं कहता हूं, दिमाग का 10वां हिस्सा जो यूजफुल हिस्सा है उसमें से 10वां हिस्सा भी इस्तेमाल नहीं होता। तो एक बंदे का दिमाग अगर 10% एफिशिएंसी पे चल रहा है और दूसरे बंदे का दिमाग 100%, 90% एफिशिएंसी पे चल रहा है, तो कौन से कौम लीडर बनेगी? इस दिमाग के इस्तेमाल वाली कौम लीडर बनेगी या इस दिमाग वाली? अगर आज हम यहूद और नसारा के गुलाम बने हुए हैं और हम लीडर नहीं हैं, तो इसमें मेन वजह क्या है कि हम हमेशा क्रेमिंग करते हैं, रट्टा लगाते हैं। और SLO बेस्ड टीचिंग, SLO बेस्ड असेसमेंट, SLO बेस्ड एग्जामिनेशन, हम इस सारी चीज़ों से इंशाअल्लाह हमें निजात दिलाएगी और हम दुनिया के लिए लीडरशिप का रोल अदा करेंगे जो मुसलमान पे ज़रूरी है।
हर मुसलमान ने लीडर बनना है। दूसरा जो पॉइंट था कि कैसे जब वबा अगर चल रही है या दोबारा आए या गुजर भी जाए तो हमारा जो एकेडमिकली जो काम हम कर रहे हैं ये हम कैसे पहुंचाएंगे बच्चों को। जो हमारा पुराना तरीका था फेस टू फेस क्लासरूम टीचिंग के जरिए, या जो आजकल बहुत पॉपुलर हुआ है कि लोग ऑनलाइन लर्निंग करते हैं। मैं आपको बताता चलूं, बात सिचुएशन में फेस टू फेस लर्निंग पॉसिबल नहीं होगी। कभी कोरोना होगा, कभी कोरोना का बहाना होगा। तो क्या हम कितने साल, कितने महीने इन बच्चों को अपने से दूर रखेंगे। दूसरी तरफ ऑनलाइन लर्निंग का हम सबको पता है कि इसके दो बेसिक इश्यूज हैं। एक तो हमारे लिए अवेलेबल जो नेट वगैरह के इश्यूज हैं, एक वो हैं। दूसरा, मैंने जो पूरी तहकीक की है उसके मुताबिक ऑनलाइन लर्निंग सिर्फ वो बच्चे अच्छा कर सकते हैं जो टॉप 10% जो खुद इंटरेस्ट लेते हैं, वरना बकाया बच्चों को तो आपको पता है टीचर ने कितनी मेहनत करनी होती है। उसको पहले बिठाना होता है, फिर पढ़ाना होता है। ये दोनों तरीके इंडिविजुअली फेस टू फेस सारी उम्र हमने किया, लेकिन इसके बाद ये 100% फेस टू फेस पॉसिबल नहीं होगा। ऑनलाइन लर्निंग, इवन इंटरनेशनली भी प्योर ऑनलाइन लर्निंग पे लोग सेटिस्फाइड नहीं है। तो हम क्या कह रहे हैं, हमने पहले भी आपको बताया और आज दोबारा ये चीज़ आपके जहन में लाना चाह रहे हैं कि सिर्फ हाइब्रिड एजुकेशन ही वाहिद तरीका है जिसके ज़रिए हम अपने आप को दुनिया के साथ अपडेट रख सकते हैं एकेडमिकली। इस हाइब्रिड एजुकेशन सिस्टम को आप लोगों ने अडॉप्ट करना होगा ताकि इस कौम को हम आगे ले जा सकें, जो मेरी और आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमने आज से 4-5 महीने पहले भी बार बार फोरकास्ट किया था कि एजुकेशन का फ्यूचर क्या होगा। ये मेरी वो प्रेजेंटेशन है जो पहले हम आपको बता चुके हैं, और ये मैंने वो स्क्रीनशॉट ली है YouTube के चैनल से कि हमने 27 जून आपके साथ बात की थी। उस वक्त हमने आपको बताया था कि देखें, ये 3 चीज़ें हम दे रहे हैं, आप लोग अभी से ये 2 महीने जुलाई अगस्त सितंबर तो हमारा ख्याल था स्कूल खुल जाएंगे, कि जुलाई अगस्त आपसे ज़ाया ना हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया कर चुके हैं। और उसके लिए हमने आपको SLO बेस्ड वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए, जो मेरे बहुत सारे दोस्तों ने डाउनलोड करके उसको यूटिलाइज भी किया। साथ साथ SLO बेस्ड, ये नहीं कि किताब से सवाल उठाया। क्यों? अगर किताब में सवाल होगा, अगर एक ही पेपर बच्चों को दिया जाएगा, 2 बच्चों को घर में आप एक ही पेपर देते हैं तो वो तो एक दूसरे से हो सकता है लिख लें। तो हमने इस वजह से ऑटोमेटेड क्वेश्चन पेपर जनरेटर बनाया ताकि आप हर बच्चे के लिए अलग-अलग पेपर बना सकें। साथ साथ बच्चे जो मोबाइल यूज़ करते हैं तो उसमें भी मसाइल होते हैं, और हमने क्या किया, हमने कोशिश की कि इसके लिए अलहदा ऐप बना लें, और वो ऐप भी हमने आप लोगों को दी कि बच्चा मोबाइल में सिर्फ कैंटॉप के ऐप को खोल के काम करे। अब मैं आपकी तरफ आना चाह रहा हूं कि स्मार्ट मैनेजमेंट ऑफ सिलेबस चाहिए, न कि स्मार्ट सिलेबस। ये है कैंटॉप का बेसिक पॉइंट कि हमने जो सिलेबस है उसको स्मार्टली मैनेज करना है, दरमियान से ओमिट नहीं करना। हमारे करिकुलम पे कोई एक्स्ट्रा गोश्त नहीं होता जिसको हम हटा सके। ये बिल्कुल गलत फहमी है।
जो लोग भी दरमियान के चैप्टर से SLOs हटा रहे हैं या स्टार्ट के चैप्टर्स को इधर उधर कर रहे हैं कि ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, या पूरा पूरा सब्जेक्ट उड़ा रहे हैं, तो ये इस कौम के साथ ज्यादती कर रहे हैं। ये बच्चे आगे माजूर हो जाएंगे। मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे आपने मैनेजमेंट करनी है। हमें पता है कि यही सिलेबस पहले हम 175 दिनों में कवर करते थे। 175 डेज हमारे पास होते थे। अभी हमारे पास जो दिन रह गए 125। मुझे पता है आप में से बाज दोस्त सोच रहे होंगे कि हमने तो फरवरी में सेशन शुरू करना है, हमने तो जनवरी में शुरू करना है। तो आप लोगों ने अगर ऑलरेडी एक सेमेस्टर नहीं पढ़ाया, अगर आपने छुट्टियों में थ्रू वीडियोस या जिस तरीके से भी है एक सेमेस्टर ख़त्म नहीं किया, तो ये कहना कि मैं जनवरी फरवरी में सेशन शुरू करूंगा, तो ये बिल्कुल गलत है। जिन लोगों का सेशन मार्च से शुरू हो रहा था या अप्रैल से शुरू हो रहा था और नेक्स्ट मार्च अप्रैल तक उनके पास 175 दिन थे, आज उनके पास 125 दिन रह गए। अब इन 125 दिनों को हमने यूटिलाइज करना है। कैसे यूटिलाइज करें कि हम मैक्सिमम सिलेबस कवर कर लें। ये वो कैलकुलेशन है जो गवर्नमेंट भी करती है कि हमारे पास 175-176 दिन होते हैं टोटली। थोड़ा सा पहले मैं उन दोस्तों की बात कर रहा हूं जिन्होंने छुट्टियों में, जो लॉकडाउन की सिचुएशन थी 6 महीने थी, जिन दोस्तों ने उन 6 महीनों को यूटिलाइज किया और एक सेमेस्टर पढ़ा लिया, तो आज वो 1 अक्टूबर से सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट करेंगे। अगर वो 1 अक्टूबर से सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट कर रहे हैं और जाके मार्च पे ख़त्म कर रहे हैं, तो आपको यकीन नहीं आएगा इनके पास टाइम बढ़ गया है, कम नहीं हुआ। क्योंकि इस दफ़ा दिसंबर में कोई भी छुट्टियां नहीं करेगा, बशर्ती के मैं आगे बताऊंगा दोबारा लॉकडाउन ना हो जाए। हमने तैयारी हर सिचुएशन के लिए करनी है। ये वो लोग हैं जिन्होंने इन 6 महीनों को यूटिलाइज किया, तो मेरे अंदाजे के मुताबिक इनके पास 60-70 दिन यहां हैं और 60-70 दिन यहां हैं। अगर किसी ने एक सेमेस्टर ख़त्म किया है तो इवन आराम से फरवरी में अपना सेशन भी ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन दूसरे वो लोग जिन्होंने मार्च में सेशन स्टार्ट करना था और बाय चांस या जिस तरह उसके स्कूल की एनवायरनमेंट थी उसमें वो कुछ नहीं कर सका पिछले 6 महीनों में, तो उन दोस्तों के लिए हमने जो स्प्लिटिंग की है, आपको बताता चलूं, ये 6 महीने अभी इनके पास हैं। और अगर मैं 6 महीनों के दिन बनाऊं और 25 दिन पर मंथ कर लूं तो 150 दिन हैं। अभी भी हमारे पास 150 दिन हैं। हमने सिर्फ अगर पहले मार्च में एग्जाम लेते थे तो अभी 1 अप्रैल से एग्जाम ले लें। अगर पहले हर सेमेस्टर के बाद हम 10-15 दिन का एग्जाम लेते थे, तो मैं तरीक़ेकार आपको बताऊंगा हर सेमेस्टर के बाद उस तरह का एग्जाम लेने की ज़रूरत नहीं है। स्पेशली फर्स्ट सेमेस्टर के बाद तो आपको चाहिए कि हमारा जो ऑटोमेटेड क्वेश्चन पेपर बैंक है वहाँ से हर बच्चे के लिए अलग-अलग क्वेश्चन पेपर बना लें और उनको घर में दे दें, क्योंकि वो ऐसे लो बेस्ड क्वेश्चन पेपर है। वो किताब को अगर पढ़ेगा भी तो सीख के जवाब देगा, आपका बच्चा अच्छा डेवलप होगा। और अगर आप 2 महीने लेते हैं और आप उस तरह जो पहले हम दरमियान में
एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ करते थे। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती थी, फलाना दिन है, आज फलाना दिन है, आज स्पोर्ट्स डे है, आज तकरीरों का दिन है। देखिए, हमने पिछले 6 महीने इन बच्चों ने बहुत एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कर ली हैं। हमने अगर ये दिन अक्टूबर और नवंबर के 25-25 दिन यानी 50 दिन यूटिलाइज किए और इसमें हाइब्रिड सिस्टम अपनाया। हाइब्रिड सिस्टम अपनाने का मेरा मतलब क्या है कि देखिए, जो लेक्चर आप स्कूल में देते हैं वो तो देते थे, लेकिन उसके साथ एक एक्स्ट्रा लेक्चर रोजाना नहीं, हर किताब का नहीं, क्योंकि हमारे पास इतना भी टाइम कम नहीं है। हमसे अगर ज़ाया हुए हैं, जो मैंने आपको दिन की सूरत में बताया, तो एक्चुअली 2 महीने फुल ज़ाया हुए हैं। 2 महीने का मतलब क्या है? 175 दिन के बजाय मेरे पास 125 दिन हैं। 25-25 दिनों का एक रेगुलर महीना होता है, तो हमसे 2 महीने ज़ाया हुए। और इन 2 महीनों को हमने इशू नहीं बनाना, इन 2 महीनों के दिनों को हमने कवर करना है, और बड़े आराम से कवर हो सकता है अगर हम इन बच्चों को जो लेक्चर देना था वो दिया, और हमारी एक एक्स्ट्रा वीडियो, एक दिन इंग्लिश और उर्दू की 2 वीडियोस पकड़ा दी, दूसरे दिन साइंस मैथ्स की एक एक्स्ट्रा वीडियो पकड़ा दी, तीसरे दिन इस्लामियात सोशल स्टडी की पकड़ा दी, तो हर तीसरे दिन उनके पास एक एक्स्ट्रा लेक्चर जाएगा। और जब एक एक्स्ट्रा लेक्चर जाएगा तो 125 दिनों से जब हर तीसरे दिन एक एक्स्ट्रा लेक्चर जाएगा तो 125 दिनों से 175 दिन बन जाएंगे, और आपका कोई लेक्चर ज़ाया हुए बगैर हर बच्चा हर लेक्चर को सुन भी लेगा और हर बच्चा उसका होमवर्क भी कर लेगा, क्योंकि हमारे वीडियो लेक्चर्स में वो सारा कुछ दिया हुआ है। आप के टीचर हजरात अगर उन वीडियो लेक्चर्स को देख लें और स्पेशली फर्स्ट सेमेस्टर पे कंसंट्रेट कर लें, फर्स्ट सेमेस्टर को सबसे अच्छा पढ़ाना ज़रूरी है। फर्स्ट सेमेस्टर में दौड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं हमेशा कहता हूं, आप लोग भी इस एक्सपीरियंस से गुजरे होंगे कि जो स्टार्ट वाले चैप्टर्स हैं उनकी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा होती है, उसी किताब में भी और उससे नेक्स्ट किताबों में भी, और जितना एंड पे चैप्टर जाते हैं उनकी एप्लीकेशन आगे बहुत कम होती है। और मुझे आज भी याद है कि आखिरी चैप्टर बाज़ औक़ात तो हमारे टीचर से रह जाते थे, लेकिन जो अच्छे टीचर होते थे तो आखिरी वाले चैप्टर्स पढ़ाने के लिए उन्होंने क्या, वो जो 6 दिन पहला चैप्टर अगर 12 दिन में करता था तो आखिरी चैप्टर 2 दिन में पढ़ा देता था। उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो दरमियान में चले जाते थे, वो फ्लेवर बच्चे को मिल जाता था। तो ये करना कि किसी किताब को छोड़ देना, किसी सब्जेक्ट को छोड़ देना, या स्टार्ट वाले चैप्टर्स में कुछ ऐसे लॉस छोड़ देना, ये इंतहाई नुकसानदेह है। हम सारे इस वक्त पैनिक कर रहे हैं। एक तो पेंडेमिक आया, हमने पैनिक किया। अगर आज दोबारा हमने पैनिक किया तो मैं बिल्कुल इस पे श्योर हूं कि हम इस कौम को नुकसान पहुंचा देंगे। पैनिक ना करें। सिंपल, यहां अगर पहले फरवरी में ख़त्म करना था तो अभी मार्च में ख़त्म कर लें। एंड सेकेंडली, जो स्टार्ट वाले चैप्टर्स हैं उनको पढ़ाने में उतना ही टाइम लगाएं जितना पहले लगाते थे। जो एंड वाले चैप्टर्स हैं वो थोड़ा सा उसकी समरी करके कर सकते हैं। आप लोग जाएं, देख लें, हमने पूरी रिसर्च की है। आखिरी चैप्टर्स की एप्लीकेशन रिलेटिवली कम होती हैं, और स्टार्ट वाले चैप्टर्स अगर बच्चों ने थोड़ा सा, आपने उसमें हमारी वीडियोस भी साथ पकड़ा दी, तो मैं श्योर हूं कि उनका कॉन्सेप्ट फर्दर क्लैरिफाई हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, और इन चैप्टर्स का जो यूजेज होगा अगली चैप्टर्स में या अगले क्लास में, इंशाल्लाह हम एकेडमिकली पीछे नहीं रहेंगे और हम अपनी ड्यूटी फुलफिल कर सकेंगे। कैंटअप ने इस पूरी चीज को एज ए चैलेंज लिया। जब पेंडेमिक आया तो कैंटअप की पूरी टीम, प्रोफेसर डॉक्टर शाजिया
जो कि इस कंपनी की सीईओ है, उसकी सरबराही में एक्टिव हो गई। हम पैसिव नहीं हुए, हमारे सारे मेंबर, सारे जो हमारे साथ रिलेटेड लोग थे, वो इस दौरान ओवर एक्टिव हो गए। पहले अगर एक काम करते थे तो अभी दो दो काम उन्होंने शुरू कर लिए। क्या क्या हमने इस दौरान किया, हम आपको ये बताना चाहते हैं। सबसे पहले, जैसे ही पेंडेमिक आया, विद इन 10-15 डेज हमने ये डिसाइड कर लिया कि ये कहानी लंबी है और ये 2 साल तक चलने वाली कहानी है। तो हमने आप लोगों के लिए SLO बेस्ड वीडियो लेक्चर्स, जो बार बार हम स्कूलों में जाके आपके टीचर को समझाते थे, आज हमें मौका मिला कि हमारा बच्चा उन SLO बेस्ड वीडियो लेक्चर को घर में सुन सके। 24/7 उसको अवेलेबल हो गया। आप लोगों ने सिंपल बच्चों को अभी कन्विंस करना है। कैंटअप ने अपने हिस्सा डाल दिया है। सेकेंडली, हमने SLO बेस्ड ऑटोमेटेड क्वेश्चन पेपर जनरेटर बना दिया है। फर्स्ट सेमेस्टर का सारा कुछ उस पर अवेलेबल है और आप जितने मल्टीपल पेपर बनाना चाहे, 20 बच्चे हैं तो 20 मुख्तलिफ किस्म के पेपर निकल आएंगे कि वो किताब से करे भी तो बहुत कुछ कॉन्सेप्ट सीख के करेगा। तीसरा, हमने जो अभी डिसाइड किया है कि हो सकता है बाज़ प्रिंसिपल्स और टीचर्स के लिए मसाइल हो इन सारी चीज़ों को कवर करने के, तो हमने प्रोग्राम बनाया हुआ है। इंशाल्लाह 1 अक्टूबर से हम पूरा प्रोग्राम आपके सामने लॉन्च करेंगे और ऑनलाइन ट्रेनिंग्स आपके टीचर को देंगे। अगर आज आपका टीचर ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए तैयार नहीं है तो ऑनलाइन टीचिंग क्या कर लेगा। सबसे पहले तो आपका टीचर और हमारा प्रिंसिपल इसके लिए रेडी हो कि मैंने आइंदा इस तरह काम करना है। जिस तरह अभी आप लोग बैठे हुए मुझे सुन रहे हैं, तो इसमें कितना मसला है आप अंदाज़ा लगाएं। जो आज मैं कर रहा हूं, अगर ये मैं मैनुअल तरीके से करता तो आप लोग बताएं मुझे कितनी सिटीज़ में जाना पड़ता, इस पे मेरे कितने अखराजात और एनर्जीज लगती। वो जो अखराजात और एनर्जी है वो मैं अब किसी और अच्छी चीज़ में इस्तेमाल कर लूँगा। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि ऑनलाइन जो कुछ हो सकता है और जितनी स्पीड से हो सकता है और जितना एट ईज़ हो सकता है, हर बंदे का ईज़ है, मेरा भी ईज़ है और आप भी अभी अपनी जगह पे बैठ के सब कुछ सुन रहे हैं। मुझे अंदाज़ा है ऑनलाइन में ये मसला तो ज़रूर हो सकता है कि बच्चा बैठना नहीं चाहता, लेकिन मेरा टीचर और मेरा प्रिंसिपल तो रिस्पॉन्सिबल बंदा है, वो तो सीखना चाह रहा है। तो हम इंशाल्लाह आप लोगों को ऑनलाइन ट्रेनिंग्स, उसका फ़ायदा क्या होगा, जब भी आपका टीचर चाहे रोज़ाना ऑनलाइन ट्रेनिंग शुरू होगी। उर्दू की ट्रेनिंग वो 5 दफ़ा लेना चाहे तो 5 दफ़ा मिलेगी, 10 दफ़ा, जिस दिन उसका जी चाहे, उसके पास टाइम है, ऑनलाइन आ जाएगा। जिस तरह भी आप ऑनलाइन आए और उसको वो ट्रेनिंग मिल जाएगी। तो ऑनलाइन से हम सब के मसाइल हल हो जाएंगे और वसाइल भी इस्तेमाल। आजकल आपको पता है कोरोना की वजह से हर बंदे के वसाइल श्रिंक हो गए हैं। तो हमने खुद पहले अपने आप को, मेरे प्रिंसिपल साहिबान से और असातिज़ा साहिबान से ये रिक्वेस्ट है कि वो फिज़िकल ट्रेनिंग पे इंसिस्ट ना करें। एक तो कोरोना है और दूसरे वसाइल का ज़िया। तीसरी चीज़ जो हमने की, हमने कोशिश की कि हमारे रिसोर्स पैक का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो। तो हमने उसका सॉफ्ट फॉर्म आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप उसका यूज़ करें, आप उससे लेक्चर तैयार करें, आप उसको पेरेंट्स को दें जो पेरेंट्स घर में पढ़ाना चाहते हैं। ये हमारे वेबसाइट पे ये अवेलेबल है। इसी तरह बाज़ औक़ात चूँकि ये ज़माना जो है ऑनलाइन का आ गया, हो सकते हैं आप कोई होमवर्क देना चाहें जो कि हमारी किताब से हो, जो कि एक्सरसाइज से हो, तो आप किताब की तस्वीरें लेके फिर उसको जो है कन्वर्ट करके करने के चक्कर में ना हो। हमने अपनी तमाम किताबें सॉफ्ट फॉर्म में आपको वेबसाइट पे अवेलेबल कर दी कि वहाँ से आप खूबसूरत काटें
क्योंकि जो तस्वीर लेके काटते हो उसका वो असर नहीं होता। हमने इसी तरह अपनी तमाम वर्कबुक जहां से आप होमवर्क जो कुछ भी देना चाहें सॉफ्ट फॉर्म में अवेलेबल कर दी हैं। मैं आपको बताता चलूं, समर पैक को भी हमने अवेलेबल किया हुआ है। कैंटब ने आपको हाइब्रिड सिस्टम में सपोर्ट करने के लिए ये पिछले 6 महीने एक 70 टाइम ज़ाया नहीं किया। जितना उसका बस था कैंटब ने वो सब कुछ किया और अपने सारे रिसोर्सेज आपके लिए वेबसाइट पे डाल दिए। एक और चीज़ जो कि अब आने वाला एक चैलेंज है, आप लोग रिलैक्स ना हो। हमारे पास 2 चैलेंजेस बिल्कुल सर पे बैठे हुए हैं। एक, कोरोना की सेकंड वेव। आप कहेंगे पाकिस्तान में कोरोना ख़त्म हो गया। मुझे पता है हम ना मास्क यूज़ करते हैं ना क्या, लेकिन ये भी तो आपको पता होना चाहिए कि उसकी वजह से क्या रिजल्ट्स निकल सकते हैं। दूसरा, इस प्रेजेंट हुकूमत का जो एक अच्छा नारा था सिंगल नेशनल करिकुलम, उसको उन्होंने थोड़ा सा ख़राब कर लिया एक गलत मैसेज के थ्रू, जो कि सिंगल बुक, जो मुझसे अक्सर प्रिंसिपल साहिबान पूछते हैं कि ये मॉडल बुक क्या है, ये क्या आ रही है। तो इन 2 पॉइंट को मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा और आपने तैयारी अपनी पकड़नी है। खुदा ना खास्ता अगर सेकंड वेव आई तो आप उसको बिल्कुल एलिमिनेट तो नहीं कर सकते कि ये आएगी ही नहीं। अगर आई तो आपकी तैयारी क्या है? जिस तरह पहले हमारी तैयारी नहीं थी तो हम कितना सफ़र हुए। आज अगर स्कूल खुले हैं तो हमें चाहिए कि अभी से उस चीज़ की तैयारी करें जिसके कुछ परसेंटेज चांसेस ज़रूर हैं। तो हमारी तैयारी क्या है और मैं क्यों कह रहा हूं तैयारी करें? ये आपके सामने मैं यूके का ग्राफ दे रहा हूं कोरोना का। वहां पे अप्रैल में कोरोना पीक पे थी, नीचे गई। हमारी तरह हाल हो गया, 200-300 केसेस। अब दोबारा ऊपर जा रही है। मैंने अपने पिछले जो जून में हमने ऑनलाइन सेमिनार किया था उसमें भी कहा था कि मेरा अंदाज़ा है और रिसर्च भी ये कह रही है कि सर्दियों में दोबारा कोरोना का असर आएगा। और मुझे इस ग्राफ से ये फील हो रहा है कि चूंकि यूके में सर्दियां जल्दी आती हैं तो उसका असर भी दोबारा जल्दी आना शुरू हुआ। और इसका फर्दर अगर आप देखना चाहें, ये देखें, ये फ्रांस है। फ्रांस में तो सेकंड वेव उसके डबल इंटेंसिटी आ गई है। रोज़ाना 10,000 केसेस फ्रांस में आ रहे हैं, जहां 2-3 हज़ार 5,000 केसेस आते थे। तो ये कहना कि सेकंड वेव नहीं होगी, मेरे ख्याल में ये हमारी गलतफहमी है। क्योंकि हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है, ये इंडिया का ग्राफ है जो आपके सामने है। इंडिया में आजकल तकरीबन 1 लाख केसेस रोज़ाना आ रहे हैं। 1 लाख। हमारी बाउंड्री लग रही है एक तरफ इंडिया के साथ, दूसरी तरफ ईरान के साथ। ईरान का ग्राफ मैंने यहाँ लगाया नहीं, उसका भी यही हाल है, बुरा हाल है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर हम पे अल्लाह ने कुछ फजल किया है कि हम अभी तक कोरोना से महफूज हैं, तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं लेना चाहिए कि हम वो तैयारी ना करें कि अगर कोरोना आए तो हम कैसे इसको हैंडल करेंगे सिचुएशन को। ये आज से 3-4 महीने पहले का आर्टिकल है कि क्या होगा, जो मैंने आपको बताया भी था कि अगर स्कूल खुलेंगे भी तो 1/3 ऑफ द पीपल विल बी इन द क्लास। और वही चीज़ SOPs में गवर्नमेंट आपको बता रही है कि इतने बच्चे आने हैं, इतने बच्चे नहीं आने, इतने बच्चे आने। तो कैसे ये होगा अगर आपके पास हाइब्रिड सिस्टम की तैयारी नहीं है? हाउ कैन यू मैनेज इट? इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मैनेज
विदाउट ए हाइब्रिड सिस्टम। और यही आज से 3-4 महीने पहले मैं आपको कह चुका था, ब्लेंडेड मॉडल, ब्लेंडिंग, हाइब्रिड, ये सिस्टम ज़रूरी है। और पाकिस्तान ही के एक राइटर ने अप्रैल में लिखा था, आया आज भी हमें ये सोचे नहीं आ रही। आयशा रज़ाक ने इस बात को क्लियरली लिखा था कि होना क्या चाहिए, हम सब स्कूलों पे ये कंपलसरी होगा, आइंदा बहुत जल्द ये आ जाएगा कि हर स्कूल इस कैपेबल हो कि 1 महीना ऑनलाइन लर्निंग मंथ बना सके, क्योंकि इस तरह की सिचुएशन के लिए तैयारी हो। मेरी आप सबसे इस्तदा है कि आप लोग प्लीज़ इस ऑनलाइन लर्निंग का, इस हाइब्रिड सिस्टम की इस वक्त तैयारी कर लें, क्योंकि अगर इस दफ़ा स्कूल बंद हो गए तो मेरे ख्याल में हम सारे 2 तरीक़ों से बुरी तरह से अफेक्ट होंगे। एक, एज ए नेशन मेरा बच्चा बहुत बुरी तरह से अफेक्ट हो जाएगा। कौम के तौर पे हम क्या मैसेज देना चाहते हैं एज ए नेशन। हम नेशन बिल्डर हैं, हम असातिज़ा, पब्लिशर, राइटर। अगर हम ये चीज़ नहीं करते, अगर हम नहीं सोचते कि इस बच्चे की सारी जिम्मेदारी मुझ पे है, अगर दोबारा स्कूल बंद होते हैं, अगर दोबारा लॉकडाउन का सिचुएशन आती है, तो मेरी क्या तैयारी है। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आज तैयारी कर लो। तैयारी करने में क्या मसला है, अगर नहीं हुआ तो बहुत अच्छा, अगर हो गया आप कम से कम तैयार होंगे। दूसरी, हाइब्रिड सिस्टम को समझ लो, अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग कर लो, दोनों किस्म के लेक्चर्स की तैयारी करो। अगर आप फेस टू फेस टीचिंग कर रहे हैं ठीक है, लेकिन उसके साथ थोड़ा सा डोज वीडियोस का भी होना चाहिए। जब वो इसकी आदत उसको स्कूल के साथ अटैच होके हो जाएगी, खुदा ना खास्ता स्कूल लॉकडाउन होता है, तो वो इस प्रोसेस वीडियोस के थ्रू उसकी लर्निंग का तजर्बा हो चुका होगा। आज आप फेस टू फेस प्लस वीडियो लेक्चर्स के थ्रू करेंगे तो आपको 2 फायदे हासिल होंगे। एक फायदा, आप इस सिलेबस को मुकम्मल तौर पे कवर कर लेंगे। दिस इज नंबर 1। सिलेबस कवर हो जाएगा अगर लॉकडाउन ना हुआ और आपने हाइब्रिड सिस्टम इस्तेमाल किया तो 70% काम, 70% टाइम आपके पास है वो आप क्या कर लेंगे फेस टू फेस, और 30% काम जो है 25 to 30% काम आप थ्रू वीडियोस कर लेंगे। तो आपने इस बच्चे की कैपेसिटी बिल्डिंग कर ली, अपने स्कूल की कैपेसिटी बिल्डिंग कर ली कि खुदा ना खास्ता अगर लॉकडाउन होता है तो आपके बच्चे की पहले से प्रैक्टिस हो चुकी होगी। आप वीडियोस के थ्रू उसको अपना वो टारगेट फुलफिल कर सकेंगे और हमारा बच्चा दुनिया के बच्चों से पीछे नहीं रहेगा। दूसरी बात, जो बड़ा चैलेंज है, जो हम साल से हमारा स्लोगन है, 1 करिकुलम 1 नेशन। मैंने करिकुलम आप सबको एक्सप्लेन किया कि करिकुलम क्या होता है। करिकुलम वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव होता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट कर सके। अगर हम एक करिकुलम लेते हैं तो वजीरिस्तान का 5वीं का बच्चा भी एरिया ऑफ रेक्टेंगल सीख के आएगा और बीकन हाउस का बच्चा भी। उसका फ़ायदा क्या होगा, जब ये दोनों इकट्ठे बैठेंगे और एक बच्चा एरिया ऑफ रेक्टेंगल का जिक्र करेगा तो दूसरे को भी पता चल रहा होगा। इस तरीके से मुख्तलिफ चीज़ें। इसी तरह अगर 5वीं में एडजेक्टिव डिस्कस हो रहा है या दूसरी तीसरी में डिस्कस हो रहा है, मीरानशाह में डिस्कस हो रहा है और इसी तरह यहाँ लाहौर में डिस्कस हो रहा है, तो अगर ये दोनों बच्चे मिलेंगे तो तीसरी जमात के होंगे तो उनको पता होगा कि तूने भी एडजेक्टिव पढ़ा है, मैंने भी एडजेक्टिव पढ़ा है। लेकिन हमारी प्रेजेंट हुकूमत से कुछ टेक्निकल गलतियां हो गई। सिंगल नेशनल करिकुलम लाना एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, होना चाहिए,
अच्छे तरीके से होना चाहिए, इस पर ला जाना चाहिए। लेकिन अगर हम सिंगल किताब पे आएंगे और हर बच्चा एक ही किताब पढ़ेगा तो उसका मसला क्या होगा? उसका बेसिक इशू ये बनेगा कि जो मिसालें लाहौर के बच्चे के लिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए फिट हैं, अब बेकन हाउस का बच्चा स्लेट को जानता तक नहीं, और आपने किताब में सवाल लिखा है कि एक स्लेट की लंबाई, द लेंथ ऑफ अ स्लेट इज 10 इंचेस एंड विड्थ इज 8 इंचेस, वो स्लेट ढूंढेगा ये स्लेट क्या होता है। इसी तरह अगर वजीरिस्तान के बच्चे के लिए किताब में सवाल है और आपने कहा द लेंथ ऑफ द टैबलेट इज दिस मच सेंटीमीटर एंड द विड्थ इज दिस मच, वो कहते हैं ये टैबलेट क्या होता है। तो किताब एक होना ये रिजल्टेंटली इस कौम को ख़राब करेगी, और हम एक किताब के पीछे लग के हो सकता है हर स्कूल में खूबसूरत खूबसूरत तोते बन जाएं, लेकिन वो कॉन्सेप्चुअल लर्निंग नहीं कर सकेंगे, किताब के सवालों तक हम महदूद हो जाएंगे। इस वजह से हमारा जो ऑब्जेक्टिव है कि करिकुलम एक होना चाहिए लेकिन किताबें मल्टीपल होनी चाहिए, और वो मल्टीपल किताबें इसी करिकुलम को एक्सप्लेन करें। इस तरीके से हम इन तोतों को एक अच्छे लर्नर के तौर पे, एक अच्छे जो हमारा साइंटिस्ट है छोटा सा बच्चा, वो बन जाएगा। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है और इसमें आप लोगों ने हमारा साथ देना है। आल दो हमें पता है, मैं अभी आपको शफकत महमूद की वीडियो सुनाना चाहूँगा, वो थोड़ी सी पार्ट पढ़ा नहीं है क्या, उसको दिखा दे, मैं दिखा दूँ कि वो प्राइवेट स्कूल के लिए सिंगल करिकुलम की बात नहीं कर रहा। जहाँ पे वो वीडियो है निकाले, मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर का भी मौका दूंगा। अगर आपने क्वेश्चन लिखने हैं, दरमियान में हम 5-10 मिनट ब्रेक कर लेते हैं और आप लोग जो हैं अपने क्वेश्चन जो पोर्शन है इस पोर्शन को इसमें लिख लें। मैं इस क्वेश्चन के 5-10 मिनट में आपको जवाब दे दूंगा। इतने में मैं आपको थोड़ा सा सुनाना चाह रहा हूं। ये एड है, एड को हटा दो ना, स्किप एड मुझे दो। हाँ, मैं आपको बताना चाह रहा हूं बस वही मैं कंट्रोल कर लूँ, मैं बता दूँ। आप लोग अपने क्वेश्चंस लिखते जाएं और इंशाल्लाह जब तक आपके क्वेश्चन होंगे मैं बैठा हूँगा, मैं आपके क्वेश्चन आपको बताता जाऊँगा, जवाब देता जाऊँगा। हाँ ठीक है, यहाँ से छोड़ दे, ऑन करें। हाँ ठीक है। ये सलीम साफ़ी के जरगा 6 सितंबर की वो हैं, ठीक है। वो डिटरमिन करता है, वो आपके आउटकम मसलन किसी क्लास 1 के बच्चे को 1 से 100 तक गिनती आनी चाहिए। अब वो गिनती किताब अलग पढ़ाए, आ रहा है इसका, ठीक है जस्ट। तो उसमें हमने वो की मार्च 2021 तक आपकी नई जो किताबें हैं, नया निसाब वो तैयार होगा, मार्केट में अवेलेबल होगा। मैं उस पर अर्ज करता हूँ। और एजुकेशनल से हमें कहा कि इस चीज़ के अंदर आप दोबारा सुन लें, अगर सुनाई नहीं दिया तो मैं दोबारा ये आपको ये पॉइंट क्लियर करना चाह रहा हूँ। ये लर्निंग आउटकम्स हैं और वो सब ये नेट कट गया। हाँ मोहित, नेट नहीं, सारे पाकिस्तान के बच्चों के लिए बराबर हों। यानी किताब आप एक नहीं मैं करेंगे, बता रहा लेकिन हूं, मैं टारगेट्स और टारगेट्स तो हो गए। हाँ। अब हम एक मॉडल के
किताब तैयार कर रहे हैं। चल जो हम किताब तैयार कर कि इस चीज़ के अंदर आप थोड़ा सा मौका दें कि किताबें जो है और उसके अलावा भी हो सके, तो हमने कहा चलें आप उसके अलावा कर लें। आपने ये शफ़क़त महमूद की बात सुनी, आपने शफ़क़त महमूद की पूरी तकरीर सुनी। उम्मीद है आपको बात की समझ आई होगी। आप लोगों के क्वेश्चंस का इंतज़ार है। आप लोग जो भी क्वेश्चन करना चाह रहे हैं प्लीज़ क्वेश्चन करें और मुझे अभी 5-10 मिनट में लिस्ट आ जाएगी और इंशाल्लाह मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दूंगा। एटलीस्ट आधे घंटे के अंदर अपने क्वेश्चन भेजें ताकि मैं जवाब दे सकूं और हमारा ये सेशन अच्छे तरीके से इख्तिताम पजीर हो। अब नेक्स्ट 10 मिनट के लिए मैं ऑफ़लाइन हूँगा, लेकिन आप लोग क्वेश्चन भेज सकते हैं और आराम से अपने क्वेश्चन भेजें और मेरे पास लिस्ट आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़। आइंदा 10 मिनट के लिए। पीपीटी किधर? ठीक है। ये क्यों नहीं आ रहा? मेरी पीपीटी आ जाए स्क्रीन पे।
आमिर खान, इसका क्वेश्चन है, although I will say it is irrelevant in this session, हमारा ये कभी मकसद नहीं है कि आप किस किताब को लगाएं और किसको ना लगाएं। आज के इस सेशन का जो बेसिक मकसद था कि आप सिलेबस को स्मार्टली कैसे कवर कर सके, मैनेज कर सके, ये इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव था। अगर मैंने सिंगल बुक पे बात की है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा मकसद कुछ और है। इन्होंने फरमाया है कि हम कैम्ब्रिज सीरीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। कैम्ब्रिज सीरीज़ मुझे ये भी पता नहीं है कि ये कोई नेशनल है या इंटरनेशनल है। मुझे इसका क्या आप मुझे ये अंदाज़ा नहीं है कि ये सीरीज़ जो है जिसका नाम आप कैम्ब्रिज सीरीज़ रखते हैं, क्योंकि हमारे कैंटॉप का भी की सीरीज़ है जिसका नाम कैम्ब्रिज स्कॉलर सीरीज़ है। अगर ये इंटरनेशनल है और उसने जो है एड्रेस किया है आपके बच्चे को और उसने नेशनल करिकुलम का ख्याल नहीं रखा, तो मेरे ख्याल में हम सबको पता होना चाहिए कि ये चीज़ न मेरे कौम के लिए बेहतर है और ना ये आइंदा हुकूमत होने देगी। मेरे पास बहुत सारी इसी शफ़क़त महमूद की इस तकरीर का आखिरी हिस्सा आप देख लें, वो इसी चीज़ को एड्रेस कर रहा है कि किताब एक ना पढ़ाएं खैर है, लेकिन ख्वाह वो रूट्स हो ख्वाह वो बीकन हाउस हो, करिकुलम उसने पाकिस्तानी पढ़ाना है। मैंने ये नहीं कहा कि कैंटॉप पढ़ाए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो बात मैं इतने सालों से कर रहा था कि हर किताब को नेशनल करिकुलम पे होना चाहिए, आज वो बात हुकूमत कर रही है और उसके लिए लॉ भी बना रही है कि अगर कोई स्कूल नेशनल करिकुलम पे बनी हुई किताब और हुकूमत से NOC शुदा नहीं होगी तो वो किताब स्कूल में नहीं चल सकेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हुकूमत की किताब हो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कैम्ब्रिज सीरीज़ नहीं हो सकती। कैम्ब्रिज सीरीज़ भी हो सकती है, लेकिन कैम्ब्रिज सीरीज़ को नेशनल करिकुलम पे होना ज़रूरी है और इनके NOCs होना ज़रूरी है। ये अब लॉ होगी और आगे जो है आप इसके कंसिक्वेंसेस जो हैं वो डिफरेंट हो गए। मेरा कोई दूसरा दोस्त फैसलाबाद से कह रहा है, वी आर यूजिंग बुक्स ऑफ मल्टीपल पब्लिशर, हाउ सडनली वी कैन कम टू नेशनल करिकुलम। मैं अपने दोस्त से ये कहना चाह रहा हूँ कि गलती इंसान से होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप नेशनल करिकुलम पे किताब नहीं पढ़ा चुके, अगर बंदे को पता ना हो तो हो जाता है। लेकिन अभी आपको पता चल गया और आप सेशन के स्टार्ट में हैं, आप सेशन के एंड में नहीं हैं, आप सेशन के मिडल में नहीं हैं। हमें कोई चीज़ अगर कोई गलत रास्ते पे सपोज़ करें मैंने लाहौर से जाना था शेखुपुरा और किसी वजह से मैं गलत डायरेक्शन में कसूर की तरफ चल पड़ा हूँ और मुझे जो है थोड़ा सा आगे, अभी लाहौर से निकला ही था, मुझे पता चला कि मैं गलत डायरेक्शन में जा रहा हूँ, मैंने वो गूगल वाली चीज़ लगा ली, तो क्या मैं कहूँगा नहीं अभी मुझे पूरा साल जाने तो मैं कसूर जाके ही रहूँगा? मेरे ख्याल में ये टेक्निकली गलत है। अगर वो किताबें करिकुलम पे हैं, नेशनल करिकुलम पे हैं, ख्वाह वो मल्टीपल पब्लिशर की भी हो तो इतना नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर किताब नेशनल करिकुलम पे नहीं है और आप उसको कंटिन्यू रख रहे हैं तो उसमें आपको इश्यूज ज़रूर होंगे। मैं फिर कहना चाह रहा हूँ, मेरे आज के इस सेशन का हरगिज़ मकसद कैंटॉप और उसको डिस्कस करना नहीं था। हमने सिलेबस को स्मार्टली कवर करने के लिए ये सेशन मुनक्कद किया था।
लेकिन ये बताता चलूँ कि कैंटअप की किताब को के आपको मल्टीपल फ़ायदे हैं। वो मल्टीपल कैसे कि चूँकि वो पहले भी करिकुलम पे थे जो कि आल 2006 का करिकुलम था, लेकिन जो अभी करिकुलम बदला है तो आपका क्या ख्याल है 1973 के आईन को जो अमेंडमेंट होती है, क्या वो अमेंडमेंट इतनी ज़्यादा होती है कि वो पूरा 1973 का आईन ख़त्म हो जाता है? नहीं, जो बदला है वो 5 से 7% करिकुलम बदला है। तो अगर आप आज कैंटअप की किताब फॉलो कर रहे हैं और कल को किताब चेंज भी होगी तो आपके बच्चे को ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लिंकेजेस की कोई तकलीफ़ नहीं होगी। लेकिन अगर आप 1 साल और उसी डायरेक्शन में जाना चाह रहे हैं कि जाके मैं वो कसूर से थोड़ा सा पहले टर्न कर लूँगा, तो मेरे ख्याल में टेक्निकली ये गलत है। मेरे दोस्त ने यही सवाल दूसरा रिपीट किया है केपी से। वो कह रहे हैं कि हम तो दूसरी किताबें भी यूज़ कर रहे हैं, तो हमें कैंटअप की वीडियोस कैसे मिलेंगी? कैंटअप की सारी वीडियोस जो है यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, उसका ऐप भी अवेलेबल है। आप आराम से जो भी बच्चा सुनना चाहे सुन सकता है, जो भी डाउनलोड करना चाहे कर सकता है, उसकी कोई इशू नहीं होगी। हाँ, पेपर मेकर की इशू होगी। आपने पेपर मेकर के मुतालिक भी पूछा है कि पेपर मेकर हमें अवेलेबल होगा या नहीं, तो वो हमारा जो लोकल लड़का होता है वो आपसे डिस्कस कर लेगा कि हमारे पेपर मेकर का आपको क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि अगर आपकी किताब नेशनल करिकुलम पे नहीं है, हमारा पेपर मेकर तो नेशनल करिकुलम के SLOs को कवर करता है। अब लाहौर से ही कोई मेरा दोस्त क्वेश्चन कर रहा है कि वी आर ऑलरेडी यूजिंग इंटरनेशनल करिकुलम, हाउ सडनली वी कैन चेंज टू नेशनल करिकुलम। बात वही पुरानी वाली जो मैंने अभी आपको कसूर और शेखुपुरा की मिसाल दे दी। गलत करने का मतलब ये नहीं है कि हम करते रहें, हमने अपने नेशनल करिकुलम को फॉलो करना है और नेशनल करिकुलम को फॉलो करके ही हम अपने कौमी मकासद हासिल कर सकते हैं। सडनली तो वो भी चेंज हो रहे हैं जो यहाँ लोकल किताबें इस्तेमाल कर रहे हैं। सडनली आप यू टर्न नहीं लेते कि गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, मुंह मोड़ लेते हैं वापस। तो ये कोई मेरे ख्याल में हमारे पास इसकी कोई जवाज़ नहीं है कि मैं इंटरनेशनल यूज़ कर रहा हूँ तो वो बहुत अच्छा है। मैं किसी भी प्लेटफार्म पे मुबाहिसे के लिए तैयार हूँ कि हमारा करिकुलम, पाकिस्तानी करिकुलम किसी भी इंटरनेशनल करिकुलम से किसी सूरत कम नहीं है, बहुत अच्छा है। हमारे मसाइल कहाँ थे कि हमें अच्छी किताबें अवेलेबल नहीं थी क्योंकि किताब करिकुलम पे होती ही नहीं थी। अब जब करिकुलम पे अच्छी किताबें बनना शुरू हो जाएगी, पब्लिशर के दरमियान कंपटीशन होगी, इंशाल्लाह आपको पाकिस्तान में मल्टीपल टेक्स्ट बुक मिलेगी। वही एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एक किताब एक तरीके से एक्सप्लेन करेगा, दूसरा दूसरे, तीसरा तीसरे, आपको बहुत फ़ायदा होगा। हमारे एक और दोस्त कह रहे हैं कि इस सिंगल बुक विल बी इम्प्लीमेंटेड इन प्राइवेट स्कूल एज वेल। मेरे ख्याल में वो शफकत महमूद की पूरी बात आप लोगों ने नहीं सुनी होगी। सिंगल बुक प्राइवेट स्कूल में वो नहीं है, इस्तेमाल नहीं हो, मतलब इस्तेमाल हो सकती है, सॉरी टू से, कंपल्सरी नहीं है जिस तरह पहले था। अगर कोई गवर्नमेंट की किताब इस्तेमाल करता था तो करता था, अगर नहीं करता तो उसकी कोई कंपल्शन नहीं। लेकिन उस किताब की कंपल्शन ज़रूर है कि वो किताब जो भी आप यूज़ करें वो किस पे हो, वो नेशनल करिकुलम पे हो और वो मंजूर शुदा हो, ताकि उसमें कोई ऐसी चीज़ ना हो जो कल को आपके लिए कोई मसला बनाए। हमारा दूसरा दोस्त है ज़फ़रवाल से। वो कहते हैं बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं। हम कहते हैं बैकवर्ड एरिया में रहते हैं, हम हाइब्रिड सिस्टम कैसे यूज़ कर सकते हैं? हमारे इलाके में तो 99% जो लोग हैं उनके पास इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है। मेरे दोस्त, हमने कब कहा इंटरनेट? हमने तो कहा आप स्कूल में वीडियो का, आपके स्कूल में तो इंटरनेट मौजूद है ना, आप स्कूल में वीडियो को डाउनलोड कर लें और उसको फ्लैश पे दे दें, उसके मोबाइल में व्हाट्सएप से भेज दें, जिस तरीके से भी हो भेज दें। उस बच्चे को इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है।
उसको आपने वीडियो देनी है। आपके स्कूल में इंटरनेट होना चाहिए। हमारे केपी से हसीब नवाब खान क्वेश्चन कर रहे हैं, डू वी हैव टू कंप्लीटली कन्वर्ट टू हाइब्रिड सिस्टम? देखें, मैंने आपको तरीक़ेकार बताया। हमारे पहले सेमेस्टर के मुकम्मल वीडियोस मौजूद हैं। आप यहां से प्रैक्टिस शुरू करें। मैंने कहा आज आपके टीचर ने 6 क्लासेस ली, इंग्लिश, उर्दू, सोशल स्टडी, मैथ, साइंस, दिस, और 2 सब्जेक्ट की नेक्स्ट लेक्चर की वीडियोस भी पकड़ा दी। मंडे को उसको इंग्लिश और उर्दू की वीडियो पकड़ा दी, तो वो बच्चा जाएगा, जो लेक्चर आपने दिए, होमवर्क दिया, वो तो कर लेगा, फिर उस वीडियो को सुनेगा, और उस वीडियो को सुन के अगर आपने वो वीडियो उसको फ्लैश में दी तो वो सुन लेगा। अगर आप तो यूट्यूब पे चला जाएगा, या उसके पास जो एप्लीकेशन है, हमने एप्लीकेशन जो आप लोगों को दिया है, वो एप्लीकेशन से देख लेगा। तो वो बच्चा 2 वीडियोस रोज़ाना, जिससे आप यूं समझ लें जैसे आपने स्कूल में 2 पीरियड ज़्यादा कर लिए, 2 क्लासेस ज़्यादा कर ली। आपने 6-7 क्लासेस ले रहे थे। एक यूखान मुझे बता रहा था कि सर इनको कहें कि 2 क्लासेस ज़्यादा कर लें। तो 2 क्लासेस ज़्यादा करने के बजाय एक यूखान अगर वो 2 वीडियोस घर में सुन लें तो उनकी 2 क्लासेस ज़्यादा हो गई। और हमने वो जो 25% टाइम कवर करना था, दिन में 6 लेक्चर आप लेते हैं, 2 वीडियोस गई 8, तो 25% टाइम आपने बढ़ा दिया, और आपका जो टाइम कम होना था वो पूरा हो गया। तो अभी तो हम भी इस पोजीशन में हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर फुली और सेकंड सेमेस्टर कुछ कुछ हम आपको वीडियोस प्रोवाइड कर पाएंगे। एक और दोस्त कह रहे हैं, पेरेंट डजंट पे फी ऑन हाइब्रिड, व्हाट शुड वी डू? हाइब्रिड का मतलब ये नहीं है कि ऑनलाइन घर में बैठा है, बच्चा स्कूल आ रहा है और आप उसको कुछ काम ऑन वो देते हैं, ऑन नेट साइट पे देते हैं, इंटरनेट पे देते हैं, या उसको फ्लैश की सूरत में देते हैं। तो बच्चे ने आना है, जाना है, बार बार आना है, इस वजह से वो मेरे ख्याल में फ़ीस के केस में आपके साथ कोई इशू नहीं बनाएगा। कुछ और क्वेश्चन हैं तो हाँ, हमारे एक और दोस्त कह रहे हैं कि छोटी क्लासों में जिस तरह ECE है, प्ले ग्रुप, नर्सरी, KG, इसमें हम हाइब्रिड कैसे पढ़ा सकते? मेरे ख्याल में हम भूल गए कि सबसे ज़्यादा एंजॉय वीडियोस को कौन करता है। यही प्ले ग्रुप, नर्सरी, KG के बच्चे वालिद से बार बार मोबाइल लेते हैं और क्या प्ले करते हैं? वीडियोस प्ले करते हैं। तो हमारा उसको ये तो नहीं है, प्ले ग्रुप में जो हमारी वीडियोस हैं, एक कैसे सिखाया जाता है, या नर्सरी में जो अल्फाज कैसे सिखाए जाते हैं, तो वो वीडियोस तो बच्चे उससे भी ज़्यादा अच्छे तरीके से सुनेंगे। और जो पहले वालिद साहब से मोबाइल लेके इधर उधर वीडियो सुनते थे, वो ज़्यादा वो ABC की वीडियो सुनना शुरू कर देंगे। वो एक और क्वेश्चन है कि हाइब्रिड सिस्टम में टेस्ट कैसे होगा? देखिए, 2 तरीक़ों से हो सकता है। एक तो हाइब्रिड को ये ना समझे, ऑनलाइन और हाइब्रिड में मैंने जो फ़र्क आपको बताया, टोटली ऑनलाइन में भी टेस्ट होते हैं, लेकिन हाइब्रिड में तो हम आपके पास फिजिकली कुछ टाइम के लिए लाते हैं। फिर भी अगर आप उसको घर में टेस्ट देना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि हमारा ऑटोमेटेड क्वेश्चन पेपर मेकर है, जो हर बच्चे के लिए अलग-अलग पेपर बनाएगा। और वो अलग-अलग पेपर आप उसके वालिद को व्हाट्सएप कर लें कि घर में इससे ये पेपर रात को आपने लेना है। वो ना बच्चे से देख सकता है ना किसी से, और जब वो ऐसे लो बेस्ड पेपर करेगा तो आई एम श्योर कि वो ऐसे लो बेस्ड, वहाँ किताब उसके सामने हो, ओपन बुक हो, तो भी वो बहुत कुछ सीख लेगा। मेरे पास फर्दर क्वेश्चंस, एक और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया है कि हम ट्रेनिंग कैसे लेंगे। देखें, हमारे लड़के हर एरिया में मौजूद हैं,
हमारे लड़के आपके साथ शेड्यूल शेयर कर लेंगे कि किस टाइम से किस टाइम तक उर्दू की ट्रेनिंग है, किस टाइम से किस टाइम तक इंग्लिश की ट्रेनिंग है। आप वो ट्रेनिंग अटेंड करना चाहे कर सकते हैं। दूसरा जो हमारा तरीका है वो भी हाइब्रिड है, हम खुद भी हाइब्रिड पे जा रहे हैं। हमारा इरादा है कि हम सिटी टू सिटी एक आध स्कूल में हम कुछ टीचर्स को बुलाएं, उस सिटी के टीचर्स को बुलाएं। कुछ टीचर ऑनलाइन होंगे, कुछ वहाँ पे हाइब्रिड होंगे। हमारे कुछ ट्रेनर वहाँ पे मौजूद होंगे, कुछ ट्रेनर लाहौर से, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं बनाना, तो ऑनलाइन ट्रेनिंग्स हम इस तरीके से करवाएंगे। और इन वीडियोस की जो हमने बनाई है इनकी यूजेज भी आपको बता सकेंगे कि इन वीडियोस को कैसे यूज़ करना है। मेरे ख्याल में इस सेशन को मैं कंक्लूड करता हूं। अगर कोई और क्वेश्चन आया इतनी देर में तो मैं जवाब दे दूंगा। आज के सेशन का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि हम स्मार्टली कैसे खेलें कि हमारा बच्चा भी पीछे ना रहे और हम इस कम टाइम में इस सिलेबस को कवर कर लें। ये जहन में रखते हुए कि कोरोना की सेकंड वेव भी आ सकती है, ये जहन में रखते हुए कि मेरे पास टाइम कितना कम हुआ है। बाज़ लोगों का ख्याल है 6 महीने मुझसे ज़ाया हो गए, इस तरह की बात नहीं है। इसमें 3 महीने गर्मियों की छुट्टियां भी थी। तो आपने जो यहां पे सुना वो ये था कि पहले तो आप कैलकुलेट करें आपके पास कितना टाइम ज़ाया हुआ है। अगर किसी ने तो एक सेमेस्टर ख़त्म किया है ऑलरेडी हमारा हाइब्रिड सिस्टम इस्तेमाल करके, बाज़ लोग कहते हैं किसी ने नहीं किया होगा। मैंने सैकड़ों लोगों से इंटरेक्शन की, बहुत सारे लोगों ने किया है, और जिसने कहा कोई नहीं कर सकता तो मैंने उन दोस्तों के साथ उनको डायरेक्ट किया कि आप फलाने से पूछ ले, वो आपको बता देगा कि कैसे वो हाइब्रिड चला रहा है। मेरे बहुत सारे दोस्तों ने इसको चलाया। अगर वो जिसने एक सेमेस्टर अभी तक ख़त्म किया है उसके पास तो टाइम कम हुआ ही नहीं, उसके पास तो अभी भी बिल्कुल फुल फ्लेज टाइम बाकी है। तरीके से चलें जहन में ये रखते हुए कि अगर फिर कोरोना आया तो मेरे पास वही हाइब्रिड सिस्टम होगा, उसके लिए फर्दर अपनी प्रिपरेशन कर ले। सेकेंडली, जिन लोगों ने अभी तक कुछ नहीं किया, एक तो उसको अप्रैल से पहले क्लासें नहीं शुरू करनी चाहिए। दूसरी, जो टाइम कितना उससे कम हुआ है, मैंने आपको डेज के फॉर्म में बताया कि 1/3 टाइम उनके पास कम रह गया। पहले 175 दिन थे, अभी उसके पास 125 दिन है। अब अगर 125 दिन हैं तो इसमें कहाँ कहाँ टाइम है जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। एक तो आपको पता है पहले हम हर सेमेस्टर के बाद जो एग्ज़ाम लेते थे 15 दिन हमारे जाते थे, तो 15-45 दिनों से वो टाइम कंट्रोल करो। 15 दिन पे ले आओ तो 30 दिन तो आपके वहाँ बढ़ गए। दूसरी चीज़ मैंने आपको बता दी कि अगर आप हर तीसरे दिन इंग्लिश का एक्स्ट्रा लेक्चर उसको देते हैं, उर्दू का एक्स्ट्रा लेक्चर देते हैं, तो आपने 25% अपने स्कूल को स्ट्रेच कर लिया। मतलब ये है कि 6 क्लासेस के बजाय 8 क्लासेस आपने लगा ली, तो आपका टाइम तो कवर हो गया। इसमें किसी ऐसे लो को छोड़ना या किसी सब्जेक्ट को छोड़ना ये इंतहाई गलत काम है। इससे फ्यूचर में ये बच्चे एकेडमिकली बहुत ज़्यादा सफ़र होंगे। ये चीचावतनी से सवाल है, सर हाउ कैन वी डिवाइड सिलेबस इनटू 3 टर्म्स। मेरे ख्याल में अगर हमारे वेबसाइट पे चले जाएं और किताब उसको देख लें तो हमने ऑलरेडी 3 टर्म में डिवाइड किया हुआ है और आपको सब कुछ मिल जाएगा। लाहौर से मेरा दोस्त क्वेश्चन कर रहा है, हाउ कैन वी गेट न्यू करिकुलम। नेशनल करिकुलम काउंसिल NCC
आप सिर्फ NCC सर्च करें, नेशनल करिकुलम काउंसिल, आप उनके वेबसाइट पे चले जाएंगे, वहाँ आपको न्यू करिकुलम मिल जाएगा। एक और दोस्त फरमा रहे हैं, श्योरली ये पंजाब से ही होंगे, इज़ NOC इन पंजाब फ्राम PCTB नेसेसरी। मेरे ख़्याल में आप लोगों को तो अंदाज़ा हो गया है, मुझे इस पे ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये मैं श्योर हूँ कि आइंदा किताबें हर पब्लिशर NOC शुदा लाएगा। बग़ैर NOC के किताबें जो हैं वो आइंदा के लिए चलना मुश्किल होंगी। किसी दोस्त को अगर कोई और क्वेश्चन है तो मुझे टेलीफोन भी कर सकता है, मेरा नंबर तो अक्सर आप लोगों के पास होता है। हमारा मकसद एक ही मकसद, तोते नहीं बनाना, लिटिल स्कॉलर बनाना। ख्वाह वो पेंडेमिक हो, ख्वाह वो जो कुछ भी हो, हम अपने मकसद से नहीं हट सकते। हमने SLO बेस्ड टीचिंग करनी है, SLO बेस्ड क्वेश्चन पेपर लेने हैं, और यूं हम इसमें कामयाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह कि हम अपने कौम को एक लीडिंग रोल जो मुसलमान की शिनाख्त होती है वो अता करने में कामयाब हो जाएंगे। पाकिस्तान पाइंदाबाद। थैंक यू वेरी मच।